वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। करंट ईएमएस फैसिलिटी के बारे में बताएं, अभी कितनी कैपेसिटी है, किस लेवल पर काम कर रही हैं आप? तो अभी मैं पहले बताना चाहूँगी कि क्यों हमने खुद की ईएमएस फैसिलिटी की तरफ जाने का निर्णय लिया। तो जब हम एग्रीगेटर की तरह काम कर रहे थे उससे काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी, स्टार्टअप्स को स्केल करने में आसानी होती थी। लेकिन जब हम लार्ज कस्टमर्स की तरफ बढ़ रहे थे और हमारी ग्रोथ उधर हो रही थी, उन कस्टमर्स को चाहिए था कि हमारा लार्ज वॉल्यूम पे ज़्यादा कंट्रोल हो और जितने भी प्रोसेसेस हैं, जो भी क्वालिटी टेस्टिंग, ये सब तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो हम खुद ओन करें। तो इसीलिए हमें हमारा मॉडल शिफ्ट करना पड़ा। सिर्फ एग्रीगेटर ना रह के खुद की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट करने का हमने डिसीजन लिया। और वहाँ पे हमें समझ आया कि दो चीज़ें जो बहुत क्रिटिकल हैं, एक है पूरा इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वोलेटिलिटी होती है, वो हमें खुद ओन करना चाहिए। और दूसरा है पूरा प्रोडक्ट का असेंबली और टेस्टिंग, जिससे हम ये इंश्योर कर पाएंगे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उस पर हमारा बहुत टाइट कंट्रोल है और कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट पहुंचता है वो फुल प्रूफ है और उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बना है, और वहाँ हमने फर्स्ट हैंड ये हम इंश्योर कर पाए हैं। तो इसके साथ ईएमएस हमने ईएमएस में कैपेबिलिटी डेवलप की, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा पिलर है। एंड अभी हमारे पास इंटरनली ईएमएस और पूरा असेंबली और टेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का है। करंटली 2 एसएमटी लाइंस हैं जहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, प्लस हमारे पास 10 असेंबली लाइंस हैं जहाँ अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स हम असेंबल करते हैं, टेस्ट करते हैं, पैकेज करते हैं और फाइनल डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ओके, तो ईएमएस का मार्केट जिस तरीके से बढ़ रहा है आज के देश में, सोनम आप तो कैसे देख रही हैं? बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में डोमेस्टिक स्तर पर कैसे देख रही हैं आप इसे? तो ये एक्चुअली काफ़ी फास्ट ग्रोइंग मार्केट है एंड कुछ रीजंस हैं जिस वजह से यहाँ पर बहुत बढ़ोतरी हो रही है। पहला ये कि इंडिया में अभी डोमेस्टिक डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, न सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स के लिए जिसका हमने काफ़ी सुना है किस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई है, पर ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, आईओटी में, मेडिकल डिवाइसेस में, इन सब जगह इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज़ की डिमांड बहुत बढ़ रही है, जिस वजह से इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी ग्रोथ हो रही है। दूसरा, अभी जिस तरह से ग्लोबली सप्लाई चेन्स डेवलप हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को चाहिए कि उनके पास भी काफ़ी ऑप्शंस हो, और सिर्फ लो क्वालिटी नहीं, लो कॉस्ट नहीं, बट बाकी कंपनीज भी ये देख रही हैं कि किस तरह से हम एक लार्ज स्केल पे क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड सप्लाई चेन बना सकते हैं, और वहाँ पर इंडिया का काफ़ी स्ट्रेंथ है, जिस वजह से काफ़ी डिमांड यहाँ बढ़ रही है। तीसरा चीज़ ये कि जो अभी पॉलिसीज़ भी डेवलप हो रही हैं वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफ़ी फेवरेबल है, तो जिस वजह से ये सारा ग्रोथ हम अभी देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात की सोनम। अब पहले आंसर में अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी राय रखी थी, टेक कैसे शेप कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी साथ ही क्लाइंट एक्सपीरियंस को? तो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग स्केल होती है, कस्टमर का भी ये डिमांड होता है कि वो भी ये ट्रैक कर पाएँ कि किस तरह से किसी फैक्ट्री में चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पर बॉटलनेक आ रहा है अगर कभी स्लो डाउन हुआ तो, और किस तरह से क्विकली कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो पाए। और मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, राइट? और हम कई बार इन सब चीज़ों के बारे में सुनते रहते हैं। तो कितने क्विकली आप वो प्रॉब्लम्स को पहले आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको एड्रेस कर पाएँ, और एक रियल टाइम बेसिस पे ये ट्रैक कर पाएँ कि सप्लाई चेन में कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, ये बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में मॉडर्न प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करने के लिए। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा बड़ा यूज़ केस बनता है। किस तरह से वो डिजिटलाइजेशन न सिर्फ बड़े फैक्ट्रीज़ तक लिमिटेड हो, पर छोटे फैक्ट्रीज़ के लिए भी अफोर्डेबल हो, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। यहाँ पर हमने कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की हैं खुद इन हाउस, और जैसे हमने अब खुद अपनी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया है, तो पहली चीज़
हम जो कर रहे हैं वही सेम टेक्नोलॉजी अपने फैक्ट्रीज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, नंबर्स की बात करते हैं सोनम। रेवेन्यू आपने कहा, आपने काफ़ी अग्रेसिव टारगेट रखे हैं, 100 करोड़ से सीधे 200 करोड़ डबल करने का टारगेट रखा है आपने। इसके पीछे के ग्रोथ लेवल्स कौन से दिख रहे हैं, आप कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको बूस्ट करेंगे? तो श्रेया, यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ये है कि जैसे जैसे हमने अपना बिजनेस मॉडल डेवलप किया है, ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड आज के तारीख में हमें इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्लीट बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस के लिए आ रही है। जहाँ आज से 2 साल पहले हमारा रेवेन्यू 20 से 30% इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता था, आज 70% से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स में है। और जिस तरह से वहाँ ग्रोथ आ रही है, उन्हीं ग्रोथ लेवर्स की वजह से और जिस तरह के क्लाइंट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ये सारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। ये सिर्फ वन टाइम ऑर्डर्स नहीं हैं, बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और इस वजह से हमें ये कॉन्फिडेंस है कि अब हमारा रेवेन्यू काफ़ी प्रिडिक्टेबल है और एटलीस्ट अगले कुछ सालों तक हम इस तरह की ग्रोथ को टारगेट कर पाएंगे। एंड बिकॉज अब हमारा अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे और ज़्यादा कंट्रोल है, तो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि किस स्पीड से और किस क्वालिटी से हम हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। इंटरेस्टिंग सोनम। कई सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप ध्यान दे रही हैं, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, एरोस्पेस, डिफेंस, क्लीन टेक। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपको कौन से स्पेसेस से नज़र आ रहा है आगे चलकर और ज़्यादा आपके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करेगी? तो आज की तारीख में 2 सेक्टर्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एक है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे ईवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि बैटरी पैक्स, चार्जर्स और बाकी ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एक मेन सेक्टर है। दूसरा है इंडस्ट्री में आईओटी और वायरलेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये 2 जो प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं आज हमारे रेवेन्यू के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं। इसके साथ ही हमारा डेवलपमेंट मेडिकल डिवाइसेस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ भी हो रहा है, पर मेडिकल डिवाइसेस जैसा सेक्टर वहाँ पे कंप्लायंसेस ज़्यादा होते हैं, तो जो डेवलपमेंट पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम हमारा खुद का कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग पे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह के प्रोसेसेस हमने सेटअप किए हैं, उस सेक्टर में भी हम आगे चल के काफ़ी तेज़ी देख पाएंगे। ओके, आपने मेंशन किया है कि 2026 यानी कि 2026 तक यूएस और यूरोप के मार्केट में भी आप एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही हैं। वहाँ पर गो टू मार्केट क्या स्ट्रैटेजी होगी? और साथ ही इसी से जुड़ा मेरे एक और सवाल है, जिस तरीके से आपने थोड़ी देर पहले डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का जिक्र किया और ग्लोबल सिनेरियो जिस तरीके से बन रहे हैं टैरिफ्स को लेकर, ऐसे मूड माहौल में आपकी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है? तो हम आज से 12 से 18 महीने में एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे। इनिशियली हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस कैपेसिटी में हम इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी कैपेसिटी को यूज़ करके हम एक्सपोर्ट्स की शुरुआत करें। और जैसे जैसे हम वहाँ ग्रोथ देखेंगे, तब हम इस तरफ ध्यान देंगे कि हम वहाँ के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में कैसे इन्वेस्ट करें। पर इनिशियली कोशिश रहेगी कि इंडिया के थ्रू हम वो डिमांड को पूरा करेंगे और फिर आउटसाइड इंडिया इन्वेस्टमेंट्स देखेंगे। जब बात आती है ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल पॉलिसीज़ और टैरिफ्स जो हम देख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और अभी की तारीख में ये कह पाना कि किस तरह से सब कुछ शेप होगा बहुत मुश्किल है। पर एट द सेम टाइम मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की तरफ एक जगह देख रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो शेप हो रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमारे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उधर हम काफ़ी बुलिश हैं। और वो एक सेक्टर में नहीं, चाहे वो ऑटोमोटिव हो, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो, मेडिकल डिवाइसेस हो, इन सब सेक्टर्स में काफ़ी तेज़ी है। और जिस भी तरह से ग्लोबल टैरिफ्स शेप होंगे, एज लॉन्ग एज हमारी डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है, हमारा फोकस रहेगा कि हम उस तरफ रेलेवेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें और वहाँ से हमारा काफ़ी स्केल आएगा। सोनम, हालांकि आप डिस्कस कर रही थी कैसे आप इन हाउस कैपेबिलिटीज़ बढ़ा रही हैं टेक बेस्ड, लेकिन क्योंकि अब आप ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर बनने की ओर बढ़ रही हैं, तो डिज़ाइन साथ ही R&D कैपेबिलिटीज़ इन हाउस कैसे आप डेवलप कर रही हैं? जैसे जैसे हम ODM के पाथ पर जा रहे हैं, हम इन हाउस डिज़ाइन और R&D में
ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हम काफ़ी एक्सपीरियंस्ड इंजीनियरिंग टीम फॉर्म कर रहे हैं, न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में बट कंप्लीट प्रोडक्ट कैपेबिलिटी के लिए, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का इंटीग्रेशन हो सके, साथ ही फुल प्रोडक्ट कैसे डेवलप होगा, और सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, हम एक प्लेटफॉर्म कैसे बना सके जहाँ पर हम आईपी ओन करें, हमारा कंट्रोल हो पूरे कंपोनेंट सिलेक्शन पर, और वो सेम आईपी के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व करें। इस तरह का प्लेटफॉर्म हम डेवलप करना चाहते हैं, और इससे हमें लगता है कि इंडिया में ट्रू फॉर्म ओडीएम कैपेबिलिटी जो हम कहते हैं कि आज की तारीख में काफ़ी वीक है, उस तरफ काफ़ी कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। ओके, अब जब आपने सोनम 7 साल पहले कारखाना.io की शुरुआत की थी, तब आप टोटली बूटस्ट्रैप थे या फिर आपने फंडिंग जुटाई थी? शुरुआत में हम बूटस्ट्रैप थे, और वहाँ पे मैंने खुद अपने सेविंग्स से शुरुआत की थी, बट जैसे जैसे हमने ग्रो किया और कस्टमर्स बढ़ाए, तब हमें अच्छे इन्वेस्टमेंट्स लाने की कैपेबिलिटी आई। ओके, आपने हाल फिलहाल में सीरीज ए फंडिंग भी जुटाई है, वो कैश कहाँ डिप्लॉय करेंगे आप? सो हमने दिसंबर 2023 में सीरीज ए फंडिंग रेज की थी, और उससे हमें लास्ट 1.5 साल में जो हमने ग्रोथ लाई है, उस तरफ जो भी हमने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं वहाँ हमने वो फंडिंग यूज़ किया है। और जैसे जैसे पूरा फंड आपने डिप्लॉय कर दिया कि अभी भी बाकी? नहीं, अभी भी बाकी है, और जैसे हम हमारा मैन्युफैक्चरिंग अब ग्रो कर रहे हैं, उस तरफ भी हम हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस जो हमारा इंटरनल अक्रूवल्स होते हैं उसके तरफ, उसके थ्रू हम अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ग्रो कर रहे हैं। ओके, सो ना मेक इन इंडिया और साथ साथ डिज़ाइन इन इंडिया में कैसे आप कंट्रीब्यूट कर रही हैं? सो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ मेक इन इंडिया पे फोकस नहीं करना चाहते। हमारा गोल ये है कि हम डिज़ाइन इन इंडिया बिल्ट फॉर द ग्लोब सॉल्यूशंस डेवलप करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी खुद की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करें, और हमें लगता है कि इसके थ्रू ऐसे कई प्रोडक्ट कैटेगरीज होंगी जहाँ पर हमें बाहर के देशों पे टेक्नोलॉजी के लिए रिलाई नहीं करना पड़ेगा। हम न सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे, पर वो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही डिज़ाइन होंगे और उसका आईपी भी इंडिया में डेवलप होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सोनम एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू श्रेया। आज का अलग अंदाज में ये शो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़।